गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, जिसमें हम आपको तमाम बड़ी खबरें तो दिखाएंगे ही साथ फिट कैसे रहना है इसको लेकर लगातार इस शो के दौरान इंस्पायर भी करेंगे। बिल्कुल, इसलिए तो हम कहते हैं कि 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए और सुबह सवेरे थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे साथ कर लीजिए। साथ ही साथ खबरों का फुल डोज भी हम आपको देते हैं। बिल्कुल नए अंदाज में हम आपको तमाम वो खबरें बताते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत जो है बड़ी खबर के साथ करते हैं। निक्की मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है वो हम अपने दोस्तों को बता दें। यहाँ 5 और आरोपियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है और बताया ये भी जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि साहिल का परिवार इस पूरी साजिश में शामिल था। पिता, भाई और दोस्त भी इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। लाश को ठिकाने लगाने में भाई और दोस्त ने साहिल का साथ दिया था। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 और लोगों को निक्की मर्डर केस में गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल जो मुख्य आरोपी है, उसके पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन, ये दोनों कजन भाई हैं। दोस्त गिरफ्तार हुए लोकेश और अमर। इन 5 का रोल सामने आया है कि ये 5 जानते थे कि उस रात को निक्की की हत्या की साजिश जो है साहिल रच रहा है और उसकी हत्या करेगा। और जो लाश ठिकाने में उसके भाइयों ने साथ दिया है, क्योंकि जो गाड़ी पुलिस ने जब्त की थी उसके भाई आशीष की थी और आशीष को उसी दिन पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और आशीष के जवाब पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आशीष को उसी वक्त हिरासत में लिया गया था। और आशीष और जब साहिल से लगातार सख्ती से पूछताछ हुई तो पता लगा कि इन बाकी लोगों का भी रोल है और उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बड़ी खबर इस बात में निकल कर आई है कि साहिल और निक्की ने अक्टूबर 2020 में ही नोएडा में जब ये लिव इन में रह रहे थे, उसी दौरान इन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और इसका पता उसके परिवार को था। और लगातार इसकी शादी का विरोध जो है साहिल का परिवार कर रहा था। और साहिल की शादी इन्होंने दिसंबर 2022 में पक्की की, जब से ही निक्की के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तो साहिल जिस तरीके से कह रहा था शुरुआती अपने बयानों में कि उसने उसी रात को, उसी वक्त जब झगड़ा हुआ तो उसने हत्या की है, नहीं, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। इसका खुलासा क्राइम ब्रांच की जांच कर रही है। और पुलिस ने जो रेड करी है, जो साहिल को लेकर 5 दिन के रिमांड पर पुलिस जगह जगह घूम रही है, वहां पे पुलिस को सर्टिफिकेट मिले हैं। लगाए जा रहे थे कि हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ या सोची समझी साजिश थी श्वेता, तो अब ये बात निकलकर सामने आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं था कि अचानक झगड़े में हत्या कर दी गई निक्की की। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली में जो धार्मिक प्रतिष्ठानों को लेकर विवाद छिड़ गया है उसकी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2014 के एक फैसले को जिस तरीके से वापस लिया, उसके खिलाफ अमानुल्लाह खान जैसे जो नेता हैं वो खड़े हो गए हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन प्रॉपर्टी में संसद मार्ग, इंडिया गेट की मस्जिदें और दरगाह के अलावा अरबों की संपत्ति शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ऑर्डर भेजा है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट के बनाए 2 सदस्यीय पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि उसे कई बार मौका दिया गया। मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि 123 प्रॉपर्टी पर बोर्ड का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड की ओर से कोई पैनल के सामने ऑब्जेक्शन रिप्लाई नहीं किया गया। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर ये ऑर्डर जारी किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 डी नोटिफाइड प्रॉपर्टी अब उसके पास नहीं रहेगी। आप विधायक अमानुल्लाह खान ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमानुल्लाह ने ट्वीट किया कि कुछ लोग इसके बारे में झूठ फैला रहे हैं। इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया था। इसके खिलाफ हिंदू संगठन कोर्ट गए थे। लुटियंस जोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्रालय ने नोटिस चस्पा किए हैं। ये मस्जिदें भी 123 प्रॉपर्टी में आती हैं। तो दिल्ली में श्वेता 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी गई थी, अब उसको लेकर जो सरकार ने फैसला लिया। अब अमानुल्लाह खान जिस तरह का तेवर दिखा रहे हैं, यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये विवाद जो है वो और गहराएगा। और पंजाब में विवाद गहरा रहा है कोयले के उत्पादन को लेकर के। बताया जा रहा है कि जो कोयला 5 दिन में पहुंचना था वो 45 दिन में पहुंच रहा है, 25 दिन बाद पहुंचा। और यही जो बड़ी वजह है, उसकी वजह की वजह से जो केंद्र सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर है। पूरी खबर क्या है आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। बिजली उत्पादन के लिए पंजाब को मिलने वाले कोयले पर बवाल हो रहा है। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार झारखंड से
पंजाब तक कोयला ट्रेन से नहीं पहुंचाना चाहती। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय कोयले को झारखंड की महानदी कोलफील्ड से पहले उड़ीसा के पारादीप तक ट्रेन से भेजना चाहता है। पारादीप से कोयला श्रीलंका के जलमार्ग से होते हुए गुजरात के दहेज और मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचाना चाहता है और फिर मुंद्रा पोर्ट से 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर उसे पंजाब पहुंचाने के लिए कह रहा है। उत्थों रेल द्वारा पोर्ट ते जाऊगा, शिप द्वारा वाया श्रीलंका हुंदा होया गुजरात दे मुद्रा प्लांट, मुद्रा पोर्ट ते, मुद्रा ये मैं खास कर इनू फोकस कर रहा, मुद्रा पोर्ट ते उतारो। मुद्रा पोर्ट तो तकरीबन 2 ਤੋਂ 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके वाया रेल फिर तुसी पंजाब लेके आओ। पंजाब सरकार का कहना है कि कोयले को ट्रेन से झारखंड से पंजाब पहुंचने में 5 दिन लगते हैं, जबकि केंद्र सरकार के नए रूट से कोयला पहुंचने में 25 दिन लगेंगे और अकाली दल भी अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। घूम के अडानी साहब के पोर्ट चो आ रहा है उत्थे, क्योंकि इत्थों उन्होंने किया है मैं तो आ फिर आना है, कहता कोल उत्थों लैके पहले श्रीलंका तो टपा के इत्थे मुद्रा पोर्ट लेके आओ, फिर उत्थे उत्ते लेके आओ। कांग्रेस भी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है और आरोप लगा रही है कि केंद्र के बताए नए रूट से आने वाला कोयला महंगा होगा, जिससे प्रदेश में बिजली 3 गुना महंगी हो जाएगी। तो कोयला अगर इतने लंबे रूट से पहुंचाया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसमें वक्त भी ज्यादा लगेगा और साथ ही साथ खर्च भी ज्यादा पड़ेगा और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद हो रहा है। बिल्कुल, पंजाब के फाजिलका में भी एक विवाद हो रहा है। दरअसल यहां पर सस्पेंडेड जो पंचायत सचिव है वो मनरेगा मजदूरों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए और जाहिर सी बात है पानी की टंकी पर जब वो चढ़ गए तो पुलिस वालों के पसीने छूट गए। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। टंकी पर चढ़े लोगों की ये तस्वीरें फाजिलका कोर्ट कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां मनरेगा मजदूर और सस्पेंस सेक्रेटरी बच्चों समेत पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी प्रशासन पर उनके खिलाफ गलत कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे और जांच की मांग कर रहे थे। मामला मरे हुए लोगों के नाम पर मनरेगा की मजदूरी निकालने का है। आरोप है कि इसमें गांव का सरपंच और डीसी ऑफिस का एक कर्मचारी शामिल था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इंक्वायरी में हटा दिया और बेकसूर लोगों पर केस दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया। सस्पेंस सेक्रेटरी परमजीत सिंह और उनकी पत्नी कई बार प्रशासन से मिले, लेकिन सभी ने इंक्वायरी से हाथ खड़े कर दिए, जिससे नाराज परिवार टंकी पर चढ़ गया। प्रशासन के साथ तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डीसी से जांच की मांग पर अड़े रहे। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਤੇ। प्रदर्शनकारियों को टंकी से नीचे उतारने के लिए प्रशासन घंटों मशक्कत करता रहा। काफी समझाने के बाद मामले का हल निकला। हद है सिस्टम की भी। मनरेगा मजदूरों पर केस कर दिया और पंचायत सचिव के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। अब अकेले पंचायत सचिव कैसे श्वेता गड़बड़ी कर सकते हैं? मिलीभगत अगर होगी तो ऊपर तक होगी। जाहिर सी बात है मजदूर परेशान है और इसीलिए मरने की बात कर रहे हैं। और मजदूर की मौत तो दरअसल वैशाली में हुई है, लेकिन मौत के बाद मजदूर का जो इलाज अस्पताल में हुआ है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बिहार के अस्पताल में बेलन थेरेपी से इलाज हो रहा है। बेलन थेरेपी से मुर्दा इंसान को जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुर्दा के शरीर पर आटा रगड़कर बेलन चलाया जा रहा है। आसपास लोगों की भीड़ जुटी है। सब इस बेलन थेरेपी से होने वाले चमत्कार को देखना चाहते हैं। पुरुष हो या महिला, हर कोई बेलन थेरेपी का एक्सपर्ट बनकर इलाज कर रहा है। तस्वीरें हैं वैशाली जिले के सदर अस्पताल की। अस्पताल की गैलरी में मृत शरीर को जिंदा करने की जद्दोजहद काफी देर तक होती रही। बेलन थेरेपी से होने वाले चमत्कार को देखने के लिए डॉक्टर भी टकटकी बांधे खड़े रहे, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। राजापाकर इलाके में एक मजदूर को भवन निर्माण के दौरान करंट लग गया। करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल जहां निर्माण कार्य चल रहा था, वहां से बिजली के तार गुजर रहे थे।
इसी दौरान मजदूर का हाथ तार से टकरा गया। करंट से काफी देर तक वो तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। बेलन थेरेपी से जब इलाज नहीं हुआ तो परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर ले गए। वाकई कई बार दुख इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उस पर कोई तर्क काम नहीं करता और परिवार वालों का रो रो कर इतना बुरा हाल था, खासतौर पर मजदूर के पिता का, कि पूरा परिवार लगातार ये कोशिश करता रहा कि शायद किसी भी तरीके से वो मजदूर वापस जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये मामला वाकई हैरान करने वाला है। वाकई में श्वेता, बिहार की ये खबर जिसने भी सुनी उसको सुनकर बहुत ही बुरा लगा है, लेकिन और देश दुनिया में क्या कुछ वायरल हो रखा है, वायरल खबरों में आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट। मगरमच्छ आपके ठीक सामने आ जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं, लेकिन इस बच्चे की बहादुरी को देखिए। मगरमच्छ बच्चे की पीठ पर लदा हुआ है। बच्चा मगरमच्छ को पीठ पर उठाए है और कहीं ले जा रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे की बहादुरी चौंकाने वाली है और तारीफ के काबिल भी है। मगरमच्छ फिलहाल बच्चा ही लग रहा है, पर इतना बड़ा जीव भी हमला कर इंसान को घायल कर सकता है। ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का बताया जा रहा है, जिसमें कपल बाइक पर स्टंट करता नजर आ रहा है और पास में खड़े लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। लोग अपने शौक के लिए किस हद तक अपनी जान से खेल सकते हैं, ये वीडियो इसी की गवाही है। जरा सी भी चूक हुई तो जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल पुलिस स्टंट करने वालों की तलाश कर रही है। शादी में वरमाला के दौरान कभी कभार दूल्हे के दोस्त कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि बेचारा दूल्हा पानी पानी हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन की वरमाला सेरेमनी चल रही है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है, तभी उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त पटाखे छोड़ देता है। अचानक से पटाखे की आवाज सुन दूल्हे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और अपने दोस्तों पर गुस्से से जमकर बरसता है। बिल्ली का शिकार करना तेंदुए को भारी पड़ गया। बिल्ली का पीछा करने के चक्कर में तेंदुआ गांव के कुएं में जा गिरा और साथ में बिल्ली भी गिर गई। वीडियो में देखिए, बिल्ली पानी में तैर रही है, जबकि तेंदुआ लकड़ी के मोटर स्टैंड पर खुद को टिकाए हुए है। जैसे ही बिल्ली तैरते हुए तेंदुए के नजदीक आती है तो वो उस पर गुर्राता है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए बिल्ली दोनों को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बैंड बाजे के साथ बारात निकली थी। शेरवानी पहने दोस्त के कंधे पर बैठकर दूल्हे राजा डांस कर रहे थे। तभी दोस्त का बैलेंस बिगड़ा और दूल्हे राजा धड़ाम से नीचे गिर गए। वहां मौजूद महिलाएं फौरन दौड़कर दूल्हे के पास आईं, दूल्हे को उठाया। इस दौरान दूल्हा सिर मलते नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और श्वेता, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान के कराची में बताया जा रहा है कि एक आतंकी हमला हुआ है। हालांकि इस आतंकी हमले में बताया जा रहा है कि 5 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, क्योंकि पुलिस के जवान वहां पर डटे हुए थे। एक कराची के पुलिस हेडक्वार्टर में आतंकियों ने दरअसल हमला किया था, कब्जे की कोशिश की गई थी। कब्जा भी एक वक्त के लिए बताया जा रहा है कि कर लिया था, लेकिन क्रॉस फायरिंग में बताया जा रहा है 2 आतंकी मारे गए हैं और 3 आतंकियों ने खुद को ब्लास्ट कर लिया, यानी ये फिदाइन अटैक एक तरीके से किया गया था। पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, यहाँ आतंकी हमला हुआ है। कराची के पुलिस हेडक्वार्टर में आतंकवादी घुसे। 4 घंटे तक सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चली है। 3 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ाया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस कर्मियों समेत 12 लोग क्रॉस फायर में घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में रेंजर समेत 4 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो कोशिश यही थी कि इस कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर पूरी तरीके से कब्जा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मियों की जान ली जा सके, लेकिन इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन ये जो पूरी की पूरी घटना है वो अपने आप में सवाल उठाती है कि पाकिस्तान किस राह पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बवाल अब सियासी रंग ले चुका है राजस्थान में उन 2 युवकों की जब लाश मिली बोलेरो से उसके बाद। लेकिन ओवैसी अब इसे हिंदू राष्ट्र गैंग का कारनामा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। हालांकि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वो अपने बचाव में सबूत पेश कर रहे हैं। पूरा अपडेट क्या इस मामले को लेकर के वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भिवानी कांड को लेकर भरतपुर में आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने 51 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। घटना को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के आज भरतपुर आने की संभावना है। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ओवैसी आग में घी डालने में जुटे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग और हिंदू राष्ट्र वालों ने जुनैद और नासिर को मारा है।
हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है। इस तरह के लोगों को हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और यही गैंग हर तरफ एक आतंक मचा हुआ है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है, गोली मारते हैं। ओवैसी अगर भरतपुर पहुंचते हैं तो बवाल और बढ़ सकता है। वो पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, हालांकि प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने जुनैद और नासिर के परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। शुक्रवार को राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान पीड़ित परिवार से मिली थीं। 20-20 लाख हो गए, 50-50 हजार साजिद चौधरी प्रधान है जो पहाड़ी के, ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे। जुनैद और नासिर के परिवारों ने आरोप बजरंग दल के गो रक्षकों पर लगाया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और खुद आरोपी मोनू मानेसर का आरोपों से इनकार है। तो वाकई ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है और जुनैद और नासिर का जो परिवार है वो भी गौ रक्षकों को ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच राजस्थान और हरियाणा पुलिस से मिलकर कर रही है और आज आरोपी रिंकू की कोर्ट में पेशी भी होनी है। पूरा अपडेट क्या है बताते हैं आपको, देखिए जरा। भरतपुर के नासिर और जुनैद हत्याकांड में अभी तक रिंकू सैनी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के भिवाड़ी जिले में शुक्रवार को भरतपुर के 2 लोगों के जले हुए शव मिले थे। भरतपुर आईजी के मुताबिक रिंकू की घटना में संलिप्तता पाई गई है। रिंकू को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनमें से जो 2 लड़के जिनका अपहरण हुआ उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है। गोपालगढ़ पुलिस ने फिरोजपुर निवासी रिंकू सैनी को गुरुवार को उसके घर से हिरासत में लिया गया था। वो मेवात इलाके का बजरंग दल का कार्यकर्ता है और मोनू मानेसर का करीबी भी है। इस बीच मुख्य आरोपी मोनू मानेसर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके जरिए वो दावा कर रहा है कि हत्या के वक्त वो होटल और अपने घर पर मौजूद था। हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। सीसीटीवी में सुबह 8:47 पर मोनू का घर पहुंचकर गाड़ी से उतरते और 8:51 पर बच्चों के साथ खेलते वीडियो कैद हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान और हरियाणा पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जुनैद और नासिर को कार में जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस ने गाड़ी में मिले शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। हड्डियों का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब दरअसल ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आज ओवैसी जो है वो राजस्थान पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है और बवाल बढ़ेगा। भरतपुर में आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद है। वैसे दिल्ली में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा अब थमने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने अगली ही मीटिंग में मेयर का चुनाव कराने की बात कही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी खुशी से पूरी नहीं समा रही है। पूरा अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव अगले सप्ताह हो सकता है। माना जा रहा है कि 22 या 23 फरवरी को मेयर चुनाव कराया जा सकता है। आज मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनने के लिए एल्डरमैन यानी मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। मेयर चुनाव की अधिसूचना 24 घंटे के अंदर जारी किए जाएं। पहले मेयर का चुनाव होगा और मेयर की डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पहली ही बैठक में मेयर का चुनाव कराया जाए। फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी फूले नहीं समा रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है, उसने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी फैसले लेकर दिल्ली सरकार को और दिल्ली वालों को एक एमसीडी की सरकार और एक मेयर, इलेक्टेड मेयर देने से वंचित रख रहे थे। तो उम्मीद है कि दिल्ली में चल रहा राजनीतिक विवाद अगले हफ्ते तक सुलझ जाए श्वेता, और दिल्ली में मेयर की जो ताजपोशी है वो जल्द से जल्द हो जाए। ताजपोशी की आपने बात की श्वेता, तो ताजपोशी से याद आया कि आज बागेश्वर धाम ने 121 दूल्हों के सर पर भी ताज सजने वाला है। आज बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है 121 लड़कियों की शादी करवाने वाले, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। पूरी अपडेट इस रिपोर्ट में।
तो आज बागेश्वर धाम में जो है सामूहिक विवाह कराया जाएगा और बताया जा रहा है कि जिन लड़कियों की शादी करवाएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्हें गिफ्ट भी दिया जाएगा। हालांकि सनातन को लेकर जो विवाद छिड़ा है और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो बाबा ने उठा दिया है, उसके बाद विवाद थमने का नाम तो नहीं ले रहा है। विवाद लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद को लेकर हो रहा है और इसके लिए एक याचिका भी लगा दी गई है। इसके अलावा देश में और क्या कुछ चल रहा है आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को टिलेश्वर महादेव मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई है। सिविल जज की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि कथित टीले वाली मस्जिद के स्वघोषित इमाम को पूजा पाठ में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। कोर्ट ने याचिका पर दूसरे पक्ष को समन भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। हिंदू पक्ष टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीले पर बना टिलेश्वर महादेव मंदिर बताता है। बीबीसी के सर्वे पर आयकर विभाग का पहला बयान सामने आया है। सर्वे के दौरान पता चला है कि बीबीसी ग्रुप ने आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की है। बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल एविडेंस और कागजातों के आधार पर इन तमाम वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ये बयान टॉप लेवल कर्मचारियों, फाइनेंस, कंटेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की गोद में बैठा नामी गैंगस्टर हरविंदर रिंदा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। बता दें कि रिंदा आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा है और पाकिस्तान से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। बता दें कि खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी संगठन है। मध्य प्रदेश के सतना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सैकड़ों जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन यहाँ एक अनोखी शादी भी हुई। 65 साल की महिला और 75 साल के बुजुर्ग ने 7 फेरे लिए। दोनों बुजुर्ग दूल्हा दुल्हन और अपनी शादी से बेहद खुश नजर आए। बता दें कि दोनों 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। भगवान दीन एक पैर से जन्मजात दिव्यांग हैं। जाहिर है कि उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर दोनों एक दूसरे की बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टाटा नैनो और महिंद्रा थार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि थार पलट गई। सही सुना आपने, टाटा नैनो पर भी असर पड़ा, लेकिन वो अपने चारों पहियों पर टिकी रही। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद थार सड़क पर पलटी हुई दिख रही है, जबकि नैनो खड़ी है। इस हादसे के बाद दोनों कारों की सेफ्टी रेटिंग्स पर सवाल उठ रहे हैं। चमचमाती आलीशान एयर कंडीशन ट्रेन, इंटीरियर ऐसा जो महलों में भी नहीं देखा होगा। इस ट्रेन में आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो राजधानी एक्सप्रेस में भी नहीं मिलती, फिर चाहे वो अखबार हो या मनपसंद खाना। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की सेवा में मौजूद रहेंगे खानसामे, मौजूद रहेंगे पगड़ी पहने हुए कर्मचारी जो आपको एहसास कराएंगे कि आप किसी राजा के समान हैं, जो आपकी हर फरमाइश हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। नाश्ता और खाने के लिए आलीशान टेबल और चेयर मिलेंगी। डाइनिंग रूम का इंटीरियर भी बेहद शानदार होगा, जो राजशाही फीलिंग देने की गारंटी लेगा। जनकपुर से अयोध्या के लिए चलेगी डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन आपको कराएगी श्री राम जानकी यात्रा। इस ट्रेन में आपको भारतीय व्यंजनों से लेकर इटालियन सैंडविच तक सब कुछ सर्व किया जाएगा। शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाएगा और हर वक्त के खाने का मेन्यू अलग होगा। मेनू प्योर वेजिटेबल रहेगा सर, और सुबह शाम मेनू बिल्कुल चेंज रहेगा। बिना प्याज लहसुन का खाना है, घर जैसा खाना है, एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं। इस ट्रेन के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म खाना परोसा जाएगा। ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना किया गया, तो देर किस बात की, रेल बनाए सारे काम। ट्रेन से बोलो जय श्री राम। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को भारत लाया जा रहा है। जी हाँ, कुनो नेशनल पार्क के चीते फिर से एक बार पहुंचाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। C-17 ग्लोबमास्टर में चीते भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये विमान सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसमें 7 नर और 5 मादा शामिल हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यहाँ से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कुनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 12 और चीतों को भारत लाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर से चीते भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से आज 12 और चीते भारत आ रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे ये हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे। चीतों के स्वागत के लिए कुनो नेशनल पार्क में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचेगा।
जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। वही पुराना प्रोटोकॉल 1 महीने का तो मिनिमम आपको क्वारंटाइन करना ही होता है। उसके बाद इनको फिर जो एक्लेमेटाइजेशन बाड़े हैं जिसमें अभी ये नामीलियन चीता है उनमें इनको छोड़ा जाएगा और फिर वहाँ से लगभग 1 डेढ़ या 2 महीने बाद जैसी भी स्थिति होगी उसके लिए भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। हेलीकॉप्टर से सुबह 11:30 बजे तक चीता कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। कूनो में नए मेहमानों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 17 सितंबर को नामीबिया से लाए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था। ये सभी चीते यहाँ की मिट्टी में अच्छी तरह से रच बस गए हैं। 6 महीनों में ही वो खुलकर शिकार कर रहे हैं। यही वजह है कि अफ्रीका से 12 और चीते भारत लाए जा रहे हैं। तो 12 चीते जो हैं वो भारत लाए जा रहे हैं और आज वो तस्वीर भी टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको दिखाएगा। जब चीते भारत आएंगे कूनो नेशनल पार्क में उन्हें ले जाया जाएगा, छोड़ा जाएगा। लेकिन श्वेता, आज महाशिवरात्रि है और आपने फास्ट भी रखा है। कई ऐसे भक्त हैं जो आज उपवास रखते हैं और ऐसे में उज्जैन की खासकर बात करें क्योंकि महाकाल की नगरी है उज्जैन, तो रोशनी में सराबोर नजर आ रहा है और भक्तों की लंबी लंबी कतार सुबह से ही या रात से ही कह सकते हैं कि भक्त वहां पहुंच रहे हैं बस बाबा के दर्शन करने के लिए। तो 21 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड आज उज्जैन में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बनारस में भी आज रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। देखिए, हमारे जो 2 सहयोगी हैं, आशुतोष वाराणसी से और साथ ही शिवानी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले आशुतोष के पास चलते हैं क्योंकि काशी शिव की नगरी। आशुतोष, कहते हैं कि काशी का कंकड़ भी शंकर है, कण कण में शंकर का वास है। तो वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि देश भर में कैसे आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शिव भक्त के लिए मंदिर में रेड कार्पेट बिछाया गया है। भक्त आज अपने आराध्य महादेव को गंगा जल चढ़ाकर उन्हें खुश कर रहे हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जिसमें पूजा व्रत करना अत्यंत फलदायी रहेगा। पंचांग की गणना के मुताबिक 30 साल बाद अद्भुत संयोग बना है। महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर सूर्य और शनि ग्रह कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 10:30 बजे से जो आरती शुरू होगी वो 4 प्रहर की आरती अगले दिन अर्ली मॉर्निंग तक चलेगी। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगभग 15 के आसपास मेडिकल कैंप हम लोग लगवा रहे हैं। महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त रात में 12:09 से अगले दिन देर रात 1 बजे तक है। यानी भक्त सूर्योदय से पूरे दिन महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ पर चढ़ावे के लिए कोलकाता से 3 लाख से ज्यादा मदार की माला मंगाई गई है। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे 2 संवाददाता आशुतोष वाराणसी से और भावना किशोर गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आशुतोष का रुख है। आशुतोष, सवाल वही जो श्वेता ने पूछा था, काशी शिव की नगरी है, किस तरह की दिख रही है, कैसे भक्तों का तांता लगा है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, इस वक्त मैं महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर मौजूद हूं और ये गेट नंबर 4 है, जिसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है। और इस मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मतलब दाहिने और बाएं दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है। और हर भक्त की यही लालसा है कि वो अपने आराध्य देव का दर्शन कर सके। और इसके साथ ही जो आज का जो खास महत्व होता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी होती है और उसका साक्षी बनने के लिए बल्कि यूपी ही नहीं बल्कि दुनिया देश भर के कोने कोने से जो शिव भक्त हैं वो आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सुबह लगभग 3:30 बजे भोर में मंगला आरती हुई और उसके बाद जो बाबा का कपाट है वो दर्शन के लिए खोल दिया गया और अब से लगभग 45 घंटे तक लगातार अनवरत ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे। तो मतलब जो दर्शन का सिलसिला है वो लगातार चालू रहेगा। और इस बीच में जब रात्रि जो शयन आरती होगी उस दौरान महाशिवरात्रि के मौके पर देखी जाती है। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, तस्वीरें आगे भी आपके जरिए दिखाएंगे, लेकिन भावना का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है भावना। प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर अपने आप में काफी महत्ता रखता है, खासतौर पर मौका शिवरात्रि का हो तो एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इतनी प्राचीन मंदिर है कि लाखों की संख्या में लोग रात 12 बजे से यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। आप देखिए, लाखों लोगों ने दर्शन कर लिया और आपको हम तस्वीरें एक बार
पूरे मंदिर प्रांगण के दिखाते हैं। सड़कों पर 2.5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपनी मनोकामना लेकर महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे। कई सारी कुंवारी लड़कियां भी जो है, माना जाता है कि यहाँ पर अगर 16 सोमवार करके दर्शन भी करें तो महादेव उनकी पुकार सुनते हैं और उनको मन भावन पति देते हैं। त्रेता युग में बताया जाता था कि रावण के पिता यहाँ पर तपस्या करते थे। बहुत प्राचीन मंदिर है, कई हजारों साल की यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग यहाँ पर, आप बताइए कब से आई हैं, आके कितनी देर से इंतजार कर रही है दर्शन के लिए? मैं तो 2 घंटे से आई हूँ। हाँ, तो क्या मनोकामना लेके आई है आज आप? मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ शिवरात्रि है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैं हर साल आती हूँ, 4 बजे आ जाती हूँ। अच्छा, सुबह 4 बजे से आई। आप बताइए क्या आज मनोकामना मन में लेके आई है? बहुत सारी मनोकामनाएं जो दिल में लेकर आए हैं वो हो जाएगी तो पूरी अच्छा होगा। सुन रही हैं आप श्वेता, किस तरह से जो कुंवारी लड़कियां, उनकी कितनी इच्छा है, मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं आपको। आप मंदिर प्रांगण की तस्वीरें देखिए। बता दें कि यहाँ पे 600 से ज्यादा यूपी पुलिस के जो जवान है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर तैनात है। अधिकारियों को आप देख सकती हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और सुबह से लोग यहाँ पे 2 बजे से भीड़ काफी ज्यादा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा संख्या भक्तों की ओर बढ़ती जाएगी। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। टाइम्स नाउ भारत पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका ही ऐसा होता है। शिव बारात जब निकाली जाती है श्वेता, किस तरीके से लोग उसमें शामिल होते हैं, कितना उत्साह रहता है। खासकर जब हम बात उज्जैन की करें तो उज्जैन तो बाबा की नगरी कही जाती है, वहाँ एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बिल्कुल, आज शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए जगमगाएंगे। तो कैसी तैयारी वहां पर है और उज्जैन की शाम कैसी रहने वाली है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये महाकाल की नगरी है और आज महाकाल का शिव तांडव श्रृंगार है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल की नगरी 21 लाख दीपों से जगमगा उठी। महाकाल की नगरी उज्जैन 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन दीपोत्सव के पर्व से जगमगाएगी। जी हाँ, इस बार महाशिवरात्रि पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है और महाकाल की नगरी एक नए रिकॉर्ड के साथ में बहुत खूबसूरत अंदाज में नजर आएगी। जैसे ही शाम के 7 बजेंगे, शिप्रा के घाटों पर शिप्रा आरती के साथ में ये सभी घाट जगमगाते हुए नजर आएंगे। आज महाकाल की नगरी उज्जैन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। महाशिवरात्रि पर उज्जैन नगरी को 21 लाख दियों से रोशन किया जाएगा। शिवरात्रि के मौके पर दीपोत्सव के अलावा कई और भव्य कार्यक्रम होंगे। यूं तो मध्य प्रदेश के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन एक और नया विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश रचने जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी दीप प्रज्वलन के साथ में एक अलग छटा पूरी दुनिया में बिखेरेगी। तो पिछले बार भी हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इस बार भी हम 21 लाख दीप यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे। दीपावली की तस्वीर नजर आएगी। पूरे जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, सब पे लाइट डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे आतिशबाजी, सुंदर आतिशबाजी होगी। साल दर साल महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि को दीपावली के पर्व की तरह मनाया जाता है। पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर 11,71,000 से ज्यादा दिए जलाए गए थे। जो घाटों पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि क्राउड बहुत रहेगा, भीड़ बहुत रहेगी, और शिवरात्रि का महापर्व है तो यहाँ पे हमारे देवालय भी बहुत है, शिवालय भी बहुत है, तो सब दूर पूजा अर्चना ये रहेगी। तो जितनी जनता जनार्दन है उन सबसे ये भी निवेदन करा है हमने कि अपने घर पे जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर पे 11-21 दीपक जला के दिवाली मनाए, आतिशबाजी करें। शिप्रा नदी के तट पर 3,10,000 दिए जलाए जाएंगे। सुनहरी घाट पर 1,70,000, दत्त अखाड़े में 4,50,000, रामघाट से बम्बई धर्मशाला तक 2,50,000 और बम्बई धर्मशाला से नरसिंह मंदिर तक 3,70,000 दिए रोशन किए जाएंगे। साथ ही भूखी माता मंदिर की दिशा में माली घाट पर 4,75,000 दीप प्रज्वलन की योजना है। शिवरात्रि के दौरान महाकाल मंदिर में शिव विवाह के आयोजन से पहले हर दिन भगवान महाकाल को दूल्हे के रूप में अलग अलग स्वरूपों में सजाया जाता है। और शिवरात्रि से पहले शिवसेना के लिए कल एक बड़ा फैसला आया और श्वेता, इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से धनुष गिर पड़ा छूटकर। बिल्कुल कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी जीत रही, क्योंकि शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल धनुष बाण जो है वो एकनाथ शिंदे की सेना को सौंपा गया और इससे उद्धव ठाकरे काफी तिलमिला उठे। एकनाथ शिंदे तो खुश नजर आ रहे थे। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा।
चुनाव आयोग के एक फैसले ने महाराष्ट्र में शिवसेना की पहचान बदल दी। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को सौंप दी और सीएम शिंदे अब धनुष पर तीर चढ़ाकर उद्धव को ललकार रही हैं, बाला साहेब को याद कर रही हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर जश्न का माहौल है और एक ही आवाज गूंज रही है, शिंदे गुट ही असली शिवसेना। अखेर सत्याचा विजय झाला। बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहेब के पुत्र उद्धव हाथ मलते रह गए। अब चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उद्धव के जले पर नमक छिड़का राज ठाकरे ने, जिन्होंने बाला साहेब का वक्तव्य ट्वीट किया, जिसमें बाला साहेब कह रहे हैं, बाला साहेब सही कहते थे, पैसा जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन नाम जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। उद्धव दावा कर रहे हैं कि वो जनता की अदालत में साबित करेंगे कि शिवसेना पर असली हक उनका है, लेकिन मसला तो कानूनी दांव-पेच में फंसा है, जहां उद्धव के दावे की मजबूती सवालों के घेरे में है। सीएम का पद तो पहले ही छिन चुका, सीएम वाला वर्षा बंगलो भी छिन गया था, बचा था पार्टी का नाम, अब उससे भी हाथ धोना पड़ा। अब उद्धव विचार करें कि बाला साहेब के विचारों को छोड़कर सीएम की कुर्सी पाने के बाद उनके हाथ क्या बचा। तो श्वेता, मुंबई में तस्वीर ही अलग नजर आई है। एकनाथ शिंदे की सेना को जैसे ही पार्टी का सिंबल यानी शिवसेना का सिंबल मिला, उसके बाद कार्यकर्ता जो है जश्न में डूबे नजर आए। मुंबई की सड़कों पर ढोल नगाड़े बजते हुए देखे गए। और इस फैसले के बाद बीजेपी अब उद्धव गुट पर कटाक्ष कर रही है। वहीं उद्धव गुट का ये कहना है कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, ये पैसे से खरीदा हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र जश्न में डूबा है। ठाणे से लेकर मुंबई तक जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न है शिंदे की जीत का, ये जश्न है शिवसेना का वारिस साबित होने का, ये जश्न है उद्धव के हार जाने का, ये जश्न है धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाने का। एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुका है वो धनुष और बाण, जिसको लेकर जंग एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में थी। तस्वीरों के जरिए आप माहौल देख पाएंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो नाच रही हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं और हाथों में भगवा झंडा लिए अपने शिवसेना का वो चिन्ह लिए खड़ी है हाथों में। चुनाव आयोग के फैसले से शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई। उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक अब हाय तौबा मचा रहे हैं, चुनाव आयोग को ही बिका हुआ बता रहे हैं। ये फैसला नहीं, ये न्याय नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, इसको कहा जाता है छोटे सरकार, करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है, ये आज देश ने देखा। एकनाथ शिंदे गुट बाला साहेब का वारिस बन चुका है और बीजेपी चुटकी ले रही है। शिंदे को ही बाला साहेब का सच्चा अनुयायी बता रही है। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? उद्धव के जले पर नमक अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी छिड़का। ट्वीट में लिखा कि जो राम हनुमान का नहीं, उनके पास धनुष बाण का क्या काम। शिंदे के हाथ शिवसेना सौंपने का चुनाव आयोग का फैसला 78 पेज में समाया, जिसमें लिखा कि महाराष्ट्र विधानमंडल से लेकर संगठन तक शिंदे गुट के पास बहुमत। शिवसेना के टिकट पर जीतकर आए 55 में से 40 विधायक शिंदे गुट के साथ, उद्धव गुट के साथ सिर्फ 15 विधायक हैं। शिवसेना के 47, 82 और 440 वोटों में से 76% वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश किया। उद्धव गुट सिर्फ 23.5% वोटों के दस्तावेजी सबूत पेश कर सका।